हेलो क्लास 10th। आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को पूरे तरीके से रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन अभी वो बच्चे चाहते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो हमने उनकी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा है। आज की वीडियो में हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो बिना देर करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या आंसर वहां पे आपको लिखना चाहिए उस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ये जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज क्लियर करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड चैप्टर के, उनको मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है, वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। जब आपसे सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पूछी जाए ना, तो आप वहां पर कुछ इस तरह का एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। सोप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये जो सेकेंड पार्ट है ना, इसका एक नाम होता है कोवलेंट पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? कोवलेंट पार्ट। यहां से यहां तक जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका यहां से यहां तक है, इसको बोलते हैं आयनिक पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? आयनिक पार्ट। तो स्ट्रक्चर जो है सोप मॉलिक्यूल की, वो 2 चीजों के मिलने से बनी हुई है। एक आयनिक पार्ट होता है और एक होता है कोवलेंट पार्ट। इस आयनिक पार्ट का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं वाटर लविंग, मतलब पानी की तरफ रहने वाला। भाई, जो जैसा होता है वो ऐसे ही चीजों के साथ बॉन्ड बनाता है। सिंपल। ये चीज तो आपने जनरल भी अप्लाई किया होगा। कोई व्यक्ति जिस नेचर का है वो क्या करता है कि अपने जैसे ही नेचर के व्यक्ति के साथ बॉन्ड बनाता है। सेम चीज यहां पर भी चलती है। आयनिक पार्ट जो होता है वो आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक कंपाउंड वाली चीजों के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसमें आता है वाटर मॉलिक्यूल। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? आयनिक पार्ट का दूसरा नाम सोप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में हाइड्रोफिलिक। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? हाइड्रोफिलिक। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसका हमने नाम रखा है कोवलेंट पार्ट, इसके लिए एक दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक, इसका पूरा नाम लिख लेते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, तो हाइड्रोफोबिक पानी से डरने वाला, हाइड्रोफिलिक पानी की तरफ रहने वाला, इसको वाटर लविंग कहते हैं, इसको वाटर हीटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे से पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, ये हमें एक्सप्लेन करनी है। तो आप क्या बताएंगे कि भाई जो स्ट्रक्चर है सोप मॉलिक्यूल की, वो बने होती है 2 चीजों के मिलने से, एक आयनिक पार्ट और एक कोवलेंट पार्ट। आयनिक पार्ट का मतलब जो आयनिक कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाएगा या उसकी तरफ रहेगा। ठीक है, और जो कोवलेंट पार्ट है जो आयनिक कंपाउंड की तरफ नहीं रहेगा, वो कोवलेंट कंपाउंड की तरफ जाएगा, जैसे कि ऑयल की तरफ। क्लियर? सिंपल सा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल में आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है और इस तरह से ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में, या फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 से 2 लाइनों में आप बता देंगे। ठीक है, सिंपल है, इजी है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट? ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। शॉर्ट में लिख लेते हैं यहां पर, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, तो सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है? देखिए, सोप के बारे में जब हम फर्स्ट पॉइंट तैयार करते हैं तो वहां कहा जाता है कि सोप क्या है? सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम याद रखना है आपको। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे लाइन भी नोट की हुई है, सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इजी सा है। इस चीज को आप है ना यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, RCOONA। ये सोप का एक जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला इसलिए, इसका कोई नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं रख सकते हम? क्योंकि यहाँ पे R लगा हुआ है ना। R क्या होता है? साइड चेन होती है। या तो यहाँ पर अगर कुछ लिखा होता है जैसे CH3CONA, तो हम फिर बोल सकते थे, नाम दे सकते थे उसको कि सोडियम इथेनॉइड। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है, तो जनरल सिंबल लगा हुआ है, इसलिए हम इसका नाम भी नहीं दे सकते। बस सिंपल क्या बोलेंगे, जनरल फार्मूला है ये सोप मॉलिक्यूल के लिए।
क्लियर? इस चीज को आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल को, तो वहां भी आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो सोप के लिए सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट में देखिए कहा जाता है, जब हम फर्स्ट पॉइंट को ही लेकर चल रहे हैं, जैसे हमने सोप में तो बोला कि भाई सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स हैं ऑफ लॉन्ग चेन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसी सेम लाइन यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर अंतर क्या आता है, सोडियम और पोटेशियम के बदले सल्फोनेट आ जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स में अमोनियम वगैरह भी लगा हुआ है, तो बाकी आप सल्फोनेट लेकर चलेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सल्फोनेट साल्ट्स हैं ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सही, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास हो गया है सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस को लेकर। सेकंड पॉइंट में आप एग्जांपल डाल देना सीधा सा कि भाई सोप के लिए एग्जांपल आएगा सोडियम पाल्मिटेट। क्या आएगा? सोडियम पाल्मिटेट। लेकिन जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट में एग्जांपल क्या चलेगा? सोडियम एंडोडिसाइल, सोडियम एंडोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा क्या काफी बड़ा हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, डिटर्जेंट के लिए एग्जांपल क्या आएगा? सोडियम एंडोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। क्लियर? तीसरा पॉइंट बहुत ही आसान है। देखिए जो सोप होते हैं ना, ये जब आप इसमें सोप का यूज कर रहे हैं हार्ड वाटर के साथ, भाई आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है और आपको हार्ड वाटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कपड़ों की धुलाई के लिए, और आपने सोप का इस्तेमाल किया साथ में, तो जब आप साबुन का हार्ड वाटर के साथ यूज कर रहे हैं तो ऐसे में प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती है, कपड़े अच्छे से साफ नहीं हो पाते हैं। इसका बेसिक सा कारण क्या है? वहां पर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, इनसॉल्युबल साल्ट जनरेट हो जाते हैं, क्या बोलते हैं? स्कम। तो स्कम फॉर्मेशन किस केस में होती है? सोप के केस में। आप शॉर्ट में लिख लेना है पर स्कम फॉर्मेशन। व्हेन, आप डाल देना उसको लाइन को, मैं बता देता हूं। स्कम फॉर्मेशन व्हेन वी यूज सोप विद अ हार्ड वाटर। क्लियर? सो इजी सा है बिल्कुल। इसी तरह से यहां पर आप पॉइंट्स बनाएंगे डिटर्जेंट के केस में कि जो डिटर्जेंट होता है ना, वो देखिए स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वो हार्ड वाटर में भी बहुत अच्छे से झाग देता है, मतलब स्कम फॉर्मेशन नहीं होती। नो एनी स्कम फॉर्मेशन, नो एनी स्कम फॉर्मेशन। क्लियर? 3 डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट नंबर 4, जो क्लींजिंग एक्शन होता है, क्लींजिंग एक्शन वीक होता है। कैसा होता है? क्लींजिंग एक्शन वीक होता है, जबकि डिटर्जेंट वाले केस में जो क्लींजिंग एक्शन है काफी स्ट्रॉन्ग देखा जाता है। क्लियर? तो ये 4 डिफरेंस है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये चारों पॉइंट कवर करने होंगे, जिसमें हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर को लेकर पॉइंट बनाया, दूसरा पॉइंट था हमारा एग्जाम्पल का, तीसरा पॉइंट था कि स्कम फॉर्मेशन किस में हो पा रहा है, किस में नहीं हो पा रहा है, लास्ट हमने फिर लिया कि क्लींजिंग एक्शन किसका बेटर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से समझिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंपाउंड है ए, ठीक है, कोई ए कंपाउंड है, उसके लिए आपको एक हिंट दिया हुआ है C2H4 और O2। ठीक है, तो कोई कंपाउंड है ए जिसके लिए हिंट क्या है, ये स्ट्रक्चर दी हुई है आपको, रिएक्ट विद द सोडियम। ये जो ए कंपाउंड है ना, वो किससे रिएक्शन कर रहा है? सोडियम से रिएक्शन कर रहा है। किससे रिएक्शन कर रहा है? सोडियम से, टू फॉर्म कंपाउंड बी। रिएक्शन करने के बाद ये कोई बी कंपाउंड बनाता है, वो हमें पता नहीं है बी कंपाउंड कैसा है, एंड इवॉल्व अ गैस, और साथ में क्या रिलीज कर रहा है, क्या इवॉल्व कर रहा है? एक गैस को, विच बर्न विद अ पॉप साउंड। एक ऐसी गैस रिलीज होती है साथ में जो पॉप साउंड क्रिएट करती है। ठीक है, कोई गैस रिलीज हो रही है जो क्या क्रिएट कर रही है? पॉप साउंड। कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल सी। ठीक है, जो कंपाउंड ए है ना, ये जब रिएक्शन करता है किसके साथ? अल्कोहल के साथ। इसको क्या बोल रहा है? ये अल्कोहल सी। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड फॉर्म ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड डी। तो कोई डी कंपाउंड बना देता है जब ये सी के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड है? स्वीट
स्मेलिंग कंपाउंड, शॉर्ट मैंने यहां पे डाल दिया स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। क्लियर? और क्या पूछ रहा है भाई? ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू D, अगर आप D के साथ NaOH का एडिशन कर देते हो, ठीक है, गिव अ बैक टू B एंड C, तो क्या प्रोड्यूस करता है ये B और C? आइडेंटिफाई द ABCD इन अ रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन आपको सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, वैसे बहुत आसान है। आराम से इसको एक बार फिर से समझते हैं। कोई कंपाउंड है A जिसका स्ट्रक्चर हमें ये दिया है C2H4O2। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि क्या ये कार्बन कंपाउंड चैप्टर का क्वेश्चन है या नहीं है? आंसर है हाँ जी, बिल्कुल कार्बन कंपाउंड चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो C2H4O2 है ना, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ऐसा कोई फंक्शन ग्रुप सोचना है आपको जिसमें 2 ऑक्सीजन आते हो। 2 ऑक्सीजन वाला कौन सा हो सकता है? कार्बोक्सिलिक हो सकता है या फिर आपका एस्टर हो सकता है ना? ठीक है, ट्राई करते हैं एक बार भाई, एस्टर हो या कार्बोक्सिलिक। यहां पर C तो आएगा ना दोनों ऑक्सीजन आइटम से पहले, ठीक है। इससे पहले हमने लगाया CH3। अब एक बार टोटल कर लेते हैं, C2H3 C2H3O2, मतलब एक H बचा हुआ क्योंकि यहां पर 3 आ रहा है ना। ये है हमारे पास A जो गिवन था, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया। डायरेक्ट देते तो क्वेश्चन आसान आ जाता। देखिए मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि चैप्टर आप क्लियर करेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन की आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपको चैप्टर्स के टॉपिक जो है ना वो क्लियर नहीं है तो देखिए रिस्क बना रहेगा। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें उसी में से आ जाए, तो आप बोलेंगे भाई हाँ हमने जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी उसमें से मैच कर गए। लेकिन 1% अगर वो क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच नहीं हुए, क्वेश्चन को घुमा कर दिया हुआ है या क्वेश्चन कुछ और, देखिए क्वेश्चन लिमिटेड नहीं होते, किसी भी चैप्टर में आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या है, पहले चैप्टर क्लियर करना है, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए खैर, तो ए के प्लेस पर हमारे पास क्या आ गया, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। CH3 COOH, इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है? सोडियम से, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला गया था। तो ए हमने फाइंड कर लिया कि भाई ये है। सोडियम से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम इसको हटाएगा और CH3 COO Na प्लस H2। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन गैस आ गई है। अब आपको फर्स्ट चैप्टर याद आ रहा होगा, देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जब हमने उस चैप्टर की रैपिड वीडियो में भी टॉपिक को डिस्कस किया था, या सेपरेट भी हमने उसको तैयार किया था, एक एक्टिविटी थी एनसीईआरटी की। तो H2 गैस जो होती है ना, पॉप साउंड क्रिएट करती है। हाइड्रोजन गैस क्या क्रिएट करती है? पॉप साउंड। ये चीज आप याद रखना। तो अगर हमने चैप्टर वहां पर अच्छे से क्लियर किया था, टॉपिक अच्छे से पढ़ा था, तो हम जब क्वेश्चन लिख रहे थे ना या पढ़ रहे थे उसको, तभी हमें याद आ जाएगा अच्छा पॉप साउंड की बात कर रहा है एक गैस, इसका मतलब H2 होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसी तरह से चीजें क्लियर हो पाती हैं। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमने ए फाइंड कर लिया, फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। बी के प्लेस पर क्या आ रहा है हमारे पास? सोडियम इथेनॉएट। तो ए और बी क्लियर, सही है। वीडियो अगर पसंद आ रही है अभी मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। थोड़ा भी डाउट है तो पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, टॉपिक्स को समझिए, क्वेश्चंस को समझिए, क्लियर कीजिए, उसके बाद आप कमेंट और फीडबैक और मैक्सिमम शेयर करना मत भूलना। और एक और खास चीज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि कंटेंट आपके अकॉर्डिंग है, आपको चीजें अच्छे समझ में आती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर से क्लिक कीजिए। चलिए खैर आगे चलते हैं। तो ए और बी हमने क्लियर कर लिया है। अब वो बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में सॉरी, बी जो है हमारे पास सोडियम इथेनॉएट, इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ? नहीं, इसकी रिएक्शन नहीं करानी है। जो ए है C2H4O2, जिसको हमने क्या लिखा था, ये हमारे पास ए था, इसी की रिएक्शन करानी है किसके साथ? अल्कोहल के साथ। अल्कोहल में हम कौन सा लें? ठीक है, CH3 CH2OH, इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो CH3 CH2OH, इसका नाम क्या बनेगा? इथेनॉल। तो इथेनॉल हमारे पास हुआ C। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है C, जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं A के साथ, तो क्या बनना चाहिए सोचिए आप। देखिए CH3COO, यहां से H हटेगा,
और ये चीज यहां पर अटैच हो जाएगी, तो साथ में क्या होगा, H और OH मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको CH3 COO C2H5, ऐसे आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं ना। कुछ भी अगर आपको डाउट लगे तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा और जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी इसका नाम क्या होगा, इथाइल इथेनोएट। क्या बोलेंगे हम इसको, इथाइल इथेनोएट। इथाइल क्यों बोल रहे हैं, C2H5 की वजह से। ईथ क्यों बोल रहे हैं, 2 कार्बन। OH क्यों बोल रहे हैं, COO। ये जो फंक्शन ग्रुप होता है ना, इसके लिए हमें इस सिंबल का इस्तेमाल करना होता है। क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया है D। तो ABCD ये सारे क्लियर हो गए। अब एक लास्ट चीज, अगर हम D मतलब इसकी रिएक्शन NaOH से करा देते हैं तो सोचिए क्या बनेगा। ये जो है ना, देखिए C2H5 ये OH से रिएक्शन करेगा और ये जो Na है ये यहां जुड़ जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, CH3 COO Na और प्लस C2H5OH। तो बोल रहा था कि भाई वापस से B और C बन जाएगा, तो B क्या था हमारे पास, हाँ ठीक है B आ रहा है, देखो मैच कर रहा है ना। और C2H5OH B और C, तो ये C पर होना चाहिए, हाँ ये C पर। क्लियर। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। उससे पहले चैप्टर क्लियर कर लेना है। कुछ भी डाउट होता है चैप्टर के किसी भी टॉपिक में तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो आप वो क्वेश्चन वो टॉपिक पर्टिकुलर पूछ सकते हैं और जल्दी से जल्दी उसको समझाया जाएगा वीडियो के जरिए या फिर मैसेज के जरिए, कैसे भी, ठीक है। लेकिन टॉपिक नहीं रहना चाहिए। चलिए खैर, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए पूछ रहा है आपसे कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, है ना। कोवलेंट कंपाउंड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ये चीज आपको बतानी है। साथ ही आपसे पूछा है कि एक एग्जांपल के जरिए आपको इसे समझाना है, ठीक है, बहुत आसान है। कोवलेंट कंपाउंड देखिए क्या होता है, ऐसे कंपाउंड को हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं जिनको बनाने के लिए नॉन मेटल से रिएक्शन करती है। बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, these are those compound which will be formed when non-metal react with the non-metal and there is a sharing of electrons, not gain or loss of electron। ठीक है, पॉइंट नोट कर लेना आप, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट कंपाउंड में सबसे इजी एग्जांपल ले सकते हैं NH3। ये सोडियम नहीं है ना। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, अमोनिया। अमोनियम अलग होता है, अमोनिया अलग होता है। अमोनियम जो है वो एक आयन है, NH4 चार्ज 1 होता है उस पर, ठीक है, प्लस का 1। लेकिन जो अमोनिया है NH3 जो यहाँ लिखा हुआ है सामने, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अमोनियम आयन इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इजी सा है, पता भी होगा ये आपको। बाकी ये जो NH3 है, यहाँ पर N क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। 7 की कन्फिग्रेशन कितनी होती है, 2,5। तो 5 लास्ट में आ रहा है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5। तो बेसिक सी बात है, नाइट्रोजन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई कोई 3 इलेक्ट्रॉन की मुझे शेयरिंग करनी है। या तो कोई एक ही चीज ऐसी हो जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जिससे कि वो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सके, या फिर 3 ऐसी चीजें हो जिसके पास एक एक के बेसिस पर शेयरिंग हो सके। तो यहां सेकंड वाला ऑप्शन हो रहा है। तो N और H क्या है, वो भी नॉन मेटल लिस्ट में आता है। और आपका जो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन। N जो है आपके पास नाइट्रोजन, वो भी नॉन मेटल। और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, जिसके बेस पे जो कंपाउंड बनता है उसी को बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। क्लियर। इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर। हाइड्रोजन के पास तो सिंगल डॉट है, पता ही है आपको। बाकी यहां पर ऐसे ये 5 डॉट आ जाएंगे। 5 डॉट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5, इसीलिए। तो इस तरीके से यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन का केस है वो सॉल्व हो पाएगा।
ठीक है, आप सर्कल भी बना देंगे तो थोड़ा ठीक रहता है, और अदरवाइज डॉट लगा के भी छोड़ सकते हैं। ये लेविस स्ट्रक्चर है, वो आपको मालूम होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। 4 में सिंपल ये पूछा जा रहा था आपसे कि आयनिक कंपाउंड क्या है, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड तो सिंपल है, जो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर बॉन्ड बन रहा है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, थोड़ा वीक होता है, आयनिक वाला थोड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आयनिक कंपाउंड का भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि वो जस्ट उल्टा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होता है, यहाँ पर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है ना, क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई दो फ्रेंड है ए और बी, दोनों मिलकर कोई एक कंपनी खोलना चाहते हैं, करीब 20 रुपीज़ में उसका इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी स्टार्ट करने के लिए उन्हें चाहिए। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पर हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, सिंपल, और कुछ नहीं। तो दो फ्रेंड ए और बी दोनों को एक कंपनी स्टार्ट करनी थी। टोटल जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट उनको करनी थी वो कितनी थी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, 20 रुपीज़। लेकिन दोनों के पास है ना 10 रुपीज़ है। तो अब उनके पास देखिए क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, दोनों लड़ेंगे, एक दूसरे से पैसे छीनेंगे, जिसके पास 20 रुपीज़ हो जाएंगे वो कंपनी स्टार्ट कर देगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है ये भी आप कमेंट करना। सेकंड ऑप्शन ये है कि दोनों एक काम करते हैं कि मिलकर कंपनी खोल लेते हैं, है ना। दोनों क्या डिसाइड करेंगे कि भाई एक काम करते हैं, दोनों ही समझदार हैं और मिलकर कंपनी खोलते हैं, जिसमें कंपनी का ओनर सिंगल नहीं रहेगा, दो ओनर होंगे। तो पार्टनरशिप में वो ऐसे काम को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास ही 10-10 रुपये थे। अगर बाई चांस एक के पास 18 रुपये हैं, 18 रुपीज़ है, दूसरे के पास 2 ही रुपये हैं, 2 रुपीज़ है, तो फिर वहां पर पार्टनरशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। वहां पर क्या गेन और लॉस की पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, लेकिन यहां अभी फिलहाल जो एग्जांपल हमें यूज करना है वो कौन सा है, 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ वाला। क्लियर। तो ऐसे केस में हम क्या बोल रहे हैं, शेयरिंग हो रही है। लेकिन 18 और 2 रुपीज़ वाले केस में क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। क्या उस केस में कोवेलेंट कंपाउंड हम कंसिडर करें या आयनिक कंपाउंड। ठीक है, बाकी जो लॉजिक है वो मैंने आपको अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही समझाया। ठीक है ना। चलिए खैर, तो 4th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और वो क्या है, व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए जो प्रॉपर्टीज है ना एल्केन की, देखिए इस चैप्टर में ना कुछ नेमिंग रिएक्शन है, कुछ ऐसी रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में से एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बाकी अभी फिलहाल जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ना आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल याद रखना होगा। जैसे हम एल्केन लेते हैं, एल्केन में एग्जांपल कौन सा, CH4 ले लेते हैं। ठीक है, मीथेन, क्या बोलते हैं इसको, मीथेन। कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसे पता चला, दोनों नॉन मेटल है, कार्बन क्या है नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या है नॉन मेटल। बेसिक सी बात है, शेयरिंग चल रही है यहाँ पर, गेन और लॉस नहीं चल रहा है। क्यों गेन और लॉस किस में चलता है नहीं बताया जाएगा क्योंकि अब मैं थोड़ी देर क्वेश्चन पूछा था, फिर आपको हिंट मिल जाएगा, वो आप खुद से सोचना। क्लियर। तो ये CH4 क्या है हमारे पास, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। जब हम मीथेन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन गैस से आपको रिएक्शन करानी है, O2 से रिएक्शन करानी है, और ऐसे में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट और साथ में लाइट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड 4 चीजें बन रही है बेसिकली, 2 चीजें आप यहां पर दिखाएंगे 2 सिंबल्स के हिसाब से। तो मीथेन मतलब एल्केन का हमने ऑक्सीडेशन कराया, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बैलेंस करना तो आपको आता ही है। बाकी इसको रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ सिंगल O है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इधर तो 3 हो गया। तो इस काम करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 इधर हो गए, 4। तो RHS की तरफ 4 ऑक्सीजन है हमारे पास, जबकि LHS की तरफ सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कार्बन सिंगल है, हाइड्रोजन 4 है, 4 है, ठीक है, बराबर हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस को रिएक्ट कराते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, एल्केन मतलब कि ईथेन या मीथेन या प्रोपेन या ब्यूटेन या पेंटेन या हेक्सेन, ऐसे बहुत सारे एल्केन हैं। हमने यहाँ पे सबसे सिंपल वाला लिया हुआ है कि भाई मीथेन की रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि एक कार्बन है ना इसलिए। तो मीथेन की रिएक्शन कराए हमने ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनकर आ रहा है, सोचिए आप क्या बनकर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर। तो इस तरीके से आप चैप्टर को क्लियर कीजिए पहले, उसके बाद जो चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि हर एक चैप्टर के आप 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन किए जा रहे हैं। देखिए उससे वो भी तरीका ठीक हो सकता है, पर बाकी मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है
बाकी आप कमेंट करके बताना कि कौन सा तरीका सही है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो सिंपल इतना है कि आप चैप्टर को 3 से 4 बार, कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए, बढ़िया डिटेल से। ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर, गहराई से पढ़ लीजिए चैप्टर को आप, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, चैप्टर के ज़्यादा नहीं, अगर किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है तो आप 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको एक मेथड पता चल जाए भाई इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 25-30 बस मैक्सिमम, ठीक है ना। और अगर न्यूमेरिकल्स भी हैं किसी चैप्टर के अंदर, आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं या फिर लाइट चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो उसमें न्यूमेरिकल वाले केस में क्या होता है, जितने भी टाइप्स हैं न्यूमेरिकल के उन सभी पर तीन न्यूमेरिकल मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते। तो खैर आज के वीडियो में आई थिंक आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए गए हैं, कहने के लिए 5 क्वेश्चन थे पर हमने इनको काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इनके आंसर्स को, ताकि आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड और जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सब यहीं पर कवर हो जाए। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आती है, आपको लगता है कि हाँ आपको क्वेश्चन सच में समझ में आए हैं, टॉपिक क्लियर हो गया है और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन वो हैं जो पहले भी एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मैच होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने सोप डिटर्जेंट का क्वेश्चन क्लियर किया, तो हो सकता है वहाँ पे डिटर्जेंट के बारे में पूछ ले, सोप का क्लीनिंग एक्शन पूछ ले, या स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल पूछा जा सकता है। ऑक्सीडेशन नहीं पूछ रहा है तो इसमें रिएक्शंस को बैलेंस करवा ले, या फिर रिएक्शन इनकम्प्लीट दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि वे प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन या एग्जैक्ट ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो टॉपिक क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर को। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाकी वो कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए वो आपके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। जिस चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नीड है आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स।